सिक्स्थ टॉपिक, ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना, जिससे छोटे प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया जा सके। 1778 ईस्वी में हॉलैंड ने संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। चार्ल्स विल्किंस ने 1785 ईस्वी में गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी। विल्किंस ने बनारस में पंडित कालीनाथ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। चार्ल्स विल्किंस संस्कृत का ज्ञान प्राप्त प्रथम अंग्रेज था, जिसने 1787 ईस्वी में हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया था। विल्किंस ने, ठीक है। चार्ल्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जनवरी 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर विलियम्स जॉन्स ने भारतीय भाषाओं एवं शास्त्रों के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने प्राचीन भारत के इतिहास एवं संस्कृति की खोज तथा अध्ययन का कार्य किया। बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम दिया गया। विलियम जॉन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। किसने? विलियम जॉन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद। और जो एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुदित यूरोपीय भाषा में प्रथम ग्रंथ है। विलियम जॉन्स ने 1792 ईस्वी में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का भी अनुवाद किया। इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ ने नोट मनुस्मृति का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद जेंटू लॉज नाम से नेथेनियल ब्रेसी हेलहेड ने 1776 ईस्वी में किया। यह लंदन में 1776 ईस्वी में जेंटू लॉज अ कोड ऑफ जेंटू लॉज ऑर्डिनेशंस ऑफ पंडित नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, किसने किया था? नेथेनियल ब्रेसी हेलहेड ने। विलियम जॉन्स ने 1792 में गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं 1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। वो अरबी, फारसी व बांग्ला भाषाओं का जानकार था। कलकत्ता मदरसा के प्रथम प्रमुख नाजिम मुल्ला मुजुद्दीन थे। और 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत स्कूल कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति के लिए बनाए गए थे। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। इसके प्रिंसिपल हेनरी टी कॉलब्रुक बने, लेकिन 1802 ईस्वी में इसे बंद कर दिया गया। डेविड हेयर ने 1820 ईस्वी में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, डेविड हेयर ने 1820 ईस्वी में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर ने की थी। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ आदि ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ठीक है, और हिंदू कॉलेज पाश्चात्य पद्धति पर शिक्षा देने वाला भारत का प्रथम उच्च शिक्षण संस्थान था, जिसे डलहौजी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दिया। विलियम्स जॉन्स केरे ने सेरामपुर कॉलेज की स्थापना की। 1824 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड एमहर्स्ट ने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बम्बई में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना 1834 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में बेंटिंग ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव डाली। 1847 ईस्वी में टॉमसन ने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य JED बैथुन ने 1849 में भारतीय बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला। बैथुन की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इसे बैथुन महाविद्यालय बना दिया। ठीक है, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट, सेरामपुरी
मिशनरी, श्रीरामपुर मिशनरी। ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म प्रचार के लिए श्रीरामपुर कलकत्ता को केंद्र बनाया। बंगाल के डॉक्टर केरे मार्शमैन और वार्ड श्रीरामपुर की डच बस्ती में रहने लग गए। ये तीनों मिलकर श्रीरामपुर त्रयी कहलाए। इन तीनों के प्रयास के कारण 1799 ईस्वी में श्रीरामपुर मिशनरी का निर्माण हुआ। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार का वास्तविक कार्य 1813 ईस्वी के बाद किया गया। 1813 ईस्वी में शिक्षा के प्रसार हेतु इस रकम को 1 लाख से बढ़ाकर सालाना 10 लाख रुपए कर दिया गया। प्राच्य आंग्ल विवाद। शिक्षा के माध्यम को लेकर 1823 ईस्वी में गठित लोक शिक्षा जन शिक्षा की सामान्य समिति जनरल कमेटी और पब्लिक इंस्ट्रक्शन के सदस्यों में विवाद था। एक दल प्राच्य शिक्षा ओरिएंटल एजुकेशन का समर्थक था तथा दूसरा आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। 1841 में लोक शिक्षा समिति को समाप्त कर काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता प्रिंसेप और एच.एस. विल्सन थे। ये भारत में संस्कृत व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे तथा भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं से करना चाहते थे। एस.टी. कॉलब्रुक, एडविन अनहोल्ट एवं विलियम कैरी भी प्राच्यवादी थे। एच.टी. प्रिंसेप बंगाल की लोक शिक्षा समिति के सचिव थे और विल्सन इस समिति के मंत्री थे। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो और मुंबई के गवर्नर एल्फिंस्टन के नेतृत्व में एक अन्य गुट आंग्लवादी गुट का पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने की वकालत कर रहा था। यह गुट मुंबई में सक्रिय था। आंग्ल शिक्षा समर्थक चार्ल्स ग्रांट, विल्बरफोर्स और ट्रेवेलियन थे। आंग्लवादी गुट अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहता था। आंग्ल प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए एक तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति 10 सदस्यों का अध्यक्ष 1833 में नियुक्त किया तथा भाषा के विवाद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। मैकाले से चार्टर 1813 चार्टर की धारा 43 के तहत सलाह मांगी गई। मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरण पत्र मैकुलरी मिनट प्रस्तुत किया। मैकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। उसने पूर्वी ज्ञान को यूरोपीय ज्ञान से घटिया बताया। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग और रक्त से जो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। बेंटिंग ने मैकाले मिनट को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार माना। 1835 ईस्वी से राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। किसने ले लिया? अंग्रेजी ने ले लिया। मैकाले ने कहा कि बेंटिंग ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है। ये शब्द कलकत्ता में बेंटिंग की प्रतिमा पर भी खुदे हैं। अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत। शिक्षा के अधोमुखी निस्संदन का सिद्धांत इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया। किसने दिया? लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण कर शिक्षा का प्रावधान जन साधारण तक पहुंचेगा। ऑकलैंड ने पहले, मैकाले ने भी इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत पर कार्य किया। उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन टॉमसन ने भी देसी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई। इसके अंतर्गत छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक ही सीमित कर दी गई तथा गांवों में गणित और कृषि विज्ञान जैसे विषय स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम बनाया कि सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद काउंसिल एजुकेशन द्वारा आयोजित कराई गई खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरी जाए तथा अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाए। ठीक है, प्राथमिकता दी जाए पहले अंग्रेजी ज्ञान को। और इस प्रकार नागरिक सेवा के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए। 1853 में 1854
1854 ईस्वी का शिक्षा का साल्स वुड डिस्पेच देखते हैं। वुड डिस्पेच 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार गठित हुआ था। इसमें 100 अनुच्छेद थे। सर चार्ल्स वुड जो उस समय अर्ल ऑफ एबरडीन की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे और उसकी अध्यक्षता में भारत की भावी शिक्षा की एक व्यापक योजना बनाई गई जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पत्ति का गठन किया गया। वुड डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें ये थी। पहला, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करेगी। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो। कैसा हो? मीडियम अंग्रेजी हो, किंतु देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा, गाँवों में देसी भाषा में प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए। गाँवों में क्या? देसी भाषा में पाठशाला स्थापित की जाए तथा उसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नेकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाए। ठीक है। चौथा, शिक्षा में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाए। और कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए जाए। 1855 ईस्वी में इन 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित हुआ। छठा, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। 1857 ईस्वी में ये विश्वविद्यालय खोले गए जिनमें पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ 26 जनवरी 1857 को और कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए एक एक्ट पारित हुआ। 18 जुलाई 1857 को बम्बई तथा 5 सितंबर 1857 को मद्रास विश्वविद्यालय के लिए एक्ट पारित हुआ। सातवां, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को। 8वां, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। 9वां, महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए। तो ये सभी प्रावधान है जो इसमें थे। ठीक है। ईस्टर्न ली आज्ञा पत्र 1859, इसमें शिक्षा संबंधी घोषणा की गई थी। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883। हंटर शिक्षा आयोग प्रथम भारतीय आयोग था। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 ईस्वी में रिपन के काल में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा 20 सदस्य थे जिनमें 8 भारतीय थे। इनका कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और 200 प्रस्ताव पारित किए। इसके प्रमुख सुझाव ये थे कि प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान तथा ये शिक्षा स्थानीय भाषा व उपयोगी विषयों में हो। प्राथमिक स्कूलों का नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को दिया जाए। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो, एक में साप्ताहिक शिक्षा हो और दूसरे में और विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करें। दूसरी में व्यावसायिक और व्यापारिक जीवन की शिक्षा दी जाए। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा और सरकार को माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए। चौथा, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंधन न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। इस आयोग ने सुझावों पर प्रांतीय सरकारों ने कार्य किया और अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हंटर आयोग के सुझाव पर 1882 ईस्वी में पंजाब और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। रेले कमीशन 1902 विश्वविद्यालय आयोग सितंबर 1901 में कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। कर्जन ने मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचना की क्योंकि मैकाले की नीति देसी भाषाओं के विरोध थी। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। रेले कमीशन के 2 अन्य भारतीय सदस्य थे। सैयद हुसैन बिलग्रामी हैदराबाद के निजाम का लोक शिक्षा विभाग का निदेशक था और दूसरा गुरुदास बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। ठीक है, ये दोनों थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जातीय और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 ईस्वी में गुरुदास बनर्जी ने की थी। सतीश चंद्र मुखर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर और आदि इनकी स्थापना से जुड़े थे। इस समिति में 92 सदस्य थे। इसको केवल विश्वविद्यालय शिक्षा का सुझाव देना था। रेले कमीशन के सुझावों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान ये थे। पहला प्रावधान ये था कि विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोधों के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से कम और 100
अधिक नहीं होनी चाहिए। उप सदस्यों का कार्यकाल आजीवन न होकर 6 वर्ष होना चाहिए। उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। चुने हुए उप सदस्यों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों से अधिक 20 और अन्य विश्वविद्यालयों से अधिक 15 सदस्य चुने जा सकते थे। तीसरा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। निषेधाधिकार मतलब रोक लगाने का अधिकार। चौथा, अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। कर्जन द्वारा शिक्षा में परिवर्तन का उद्देश्य राजनीतिक अधिक और शैक्षणिक कम था। सैडलर आयोग 1917 के अनुसार 1904 के अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय ही की गई। इसको ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी HW ऑरेंज था। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1910 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की और शिक्षा विभाग एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था। सर हारकोर्ट बटलर परिषद में पहला सदस्य था। 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा के बारे में अपना प्रस्ताव रखते हुए 6 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मांग की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1910 में की थी। कहाँ की थी? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 ईस्वी 21 फरवरी 1913 को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इसमें अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। जो प्रावधान था उसको स्वीकार नहीं किया गया था। यद्यपि निरक्षरता को समाप्त करने पर जोर दिया गया। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में आया था। सरकार ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। सैडलर आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद भी थे। कौन? एक आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये सैडलर आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय थे। कि सैडलर आयोग ऐसा नहीं है कि सैडलर आयोग पूरा अंग्रेज जो था, नहीं, 2 भारतीय लोग भी थे। इस आयोग का विचार था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि नीचे लेवल, अंडर लेवल में। और सैडलर आयोग ने 1904 ईस्वी के अधिनियम की कड़ी आलोचना की तथा सिफारिशें की। निम्न सिफारिशें। पहली सिफारिश ये थी कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। दूसरा, विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज हो और इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन किया जाए। इस सुझाव के तहत उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। तीसरा, स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। और चौथा, महिला शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर दिया जाए। और पांचवा, अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा पर भी जोर दिया जाए। सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए कुलपति नियुक्त करने का भी सुझाव दिया। 1916 से 1921 के बीच मैसूर 1916, बनारस 1916, पटना 1917, ढाका, अलीगढ़ 1920 और लखनऊ 1921 में उस्मानिया हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1922 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। रियासतों में मैसूर और हैदराबाद रियासतों में सबसे पहले विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 1919 में मॉन्टेस्क्यू थेम्स बोर्ड सुधारों के द्वार पर शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया तथा शिक्षा को निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में कर दिया गया। शिक्षा के लिए केंद्रीय जो अनुदान है वो बंद कर दिया गया। हार्टोग समिति 1929 में आई थी। हार्टोग समिति 1929 में आई थी। इसमें क्या था प्रावधान देखते हैं। शिक्षा के स्तर में आ रही गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसकी सिफारिशें निम्नलिखित थी। देखते सिफारिश क्या थी। पहली सिफारिश थी कि प्राथमिक शिक्षा पर बल, किंतु इसे अनिवार्य करने की निंदा की। दूसरा, ग्रामीण छात्रों के मिडिल स्कूल तक की शिक्षा देने के बाद कॉलेज में प्रवेश के स्थान पर उन्हें व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाए और विश्वविद्यालय की शिक्षा उन्हें ही दी जाए जो इसके योग्य हो। हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब का पुनर्गठन हुआ। कैब का पहली बार गठन 1920 में हुआ था, किंतु लॉर्ड इंचकेप की अध्यक्षता में गठित भारतीय छटनी समिति इंडियन रिट्रेंचमेंट कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसे 1923 में भंग कर दिया गया था। कैब ने
निरक्षरता विरोधी अभियान के तहत 1939 ईस्वी में सर सैयद महमूद की अध्यक्षता में एक प्रौढ़ शिक्षा समिति की नियुक्ति की। मूल बुनियादी शिक्षा की वृद्धा योजना 1937 ईस्वी में गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में शिक्षा पर एक लेख प्रकाशित किए और अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन की वृद्धा योजना प्रस्तुत की। इसका सुझाव जवाहरलाल नेहरू ने दिया। जाकिर हुसैन समिति ने 2 दिसंबर 1937 को वर्धा योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया। वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत यह था कि बच्चों को 7 साल तक मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए और उन्हें उत्पादक कार्य करने चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये शिक्षा अहिंसक होनी चाहिए। इससे अध्यापकों के वेतन में पूर्ति भी होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण वर्धा योजना लागू नहीं हुई, ठीक है। सर्जेंट योजना 1944 में आई थी। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार जॉन सर्जेंट ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। इसकी सिफारिशें ये थी: देश में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाए और 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा की जाए। और तीसरा, 11 से 17 वर्ष तक 6 वर्ष अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था की जाए। एकेडमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए 2 प्रकार के विद्यालय हो। सर्जेंट योजना के अंतर्गत 40 वर्ष के भीतर देश में शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाना था। बाद में खैर समिति ने इस अवधि को घटाकर 16 वर्ष कर दिया। राधाकृष्ण आयोग 1948 से 1949 में बना था। आज़ादी के बाद सरकार ने नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देनी थी। अतः इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। पहला दिया था कि विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन हुआ, मतलब अध्ययन हो, यानी कि 12वीं के बाद मतलब विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। दूसरा, प्रवेश एकेडमिक सत्र में 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य की जाए। तीसरा, उच्च शिक्षा संवर्धित सूची का विषय हो। जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन वो इसका संवर्धित सूची का विषय हो। चौथा, प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं, उनको मतलब जो वो योग्यता है वो हटा दी गई। और राधाकृष्ण आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का गठन किया गया तथा संसद के अधिनियम द्वारा 1956 ईस्वी में इसे स्वायत्त बनाया गया। UCG का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय का, पहला पुणे, दूसरा भोपाल, कोलकाता, चौथा गुवाहाटी, बेंगलुरु और हैदराबाद। कहाँ पे? पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद। मुदलियार आयोग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदलियार आयोग 1952 का है। 23 सितंबर 1952 को गठित इस आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। इसने शिक्षा को संवर्धित सूची के विषय का सुझाव दिया। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन एवं बहुउद्देशीय स्कूलों मल्टी पर्पज स्कूल की स्थापना की जाए। इसी के तहत 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन हुआ। कोठारी आयोग 1967 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की नियुक्त किया गया। ये 1967 में कोठारी आयोग ने 1966 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और समान विश्वविद्यालय कॉमन स्कूल प्रणाली एवं शिक्षा नीति की सिफारिश की गई। नई शिक्षा नीति आई आपकी 1986 में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में 1986 में नई शिक्षा नीति न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कोठारी आयोग की सिफारिश पर लागू की गई। और नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य सबके लिए शिक्षा था, एजुकेशन फॉर ऑल। नवोदय विद्यालय का नई शिक्षा नीति में प्रावधान था। नई शिक्षा नीति को ब्लैक बोर्ड नीति तथा ग्रामीण शिक्षा नीति भी कहते हैं। विविध तथ्य देखते हैं। सर्वप्रथम बड़ौदा रियासत में 1906 ईस्वी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी। कहाँ की गई? बड़ौदा रियासत में। कब? 1906 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू की थी। 1919 के एक्ट में शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय बना था। 1919 के एक्ट में जो एजुकेशन है वो किसका? राज्य सूची का, संवर्धित सूची का नहीं था, राज्य सूची का विषय बना था। माइकल मधुसूदन दत्त ने पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की। महाकाली पाठशाला की स्थापना कलकत्ता में माताजी तपस्विनी ने की थी। 1898 ईस्वी में राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने अपराध घोषित किया। 1898 ईस्वी में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में नॉर्मन स्कूल की स्थापना हार्डिंग ने की थी। एडम्स की तरतीब रिपोर्ट जो देशी शिक्षा की
जांच संबंधी प्रथम गैर सरकारी रिपोर्ट थी, उसका संबंध बंगाल से था। बनारस विश्वविद्यालय एवं श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय एक ही वर्ष 1916 में स्थापित हुए थे। राष्ट्रीय शिक्षा उपद्रवियों की परियोजना थी। राष्ट्रीय शिक्षा उग्रवादियों की परियोजना किस थी? उग्रवादियों की परियोजना थी, उपद्रवियों नहीं, सॉरी, उग्रवादियों की। और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख का अनुदान दिया था। दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए 50 लाख का अनुदान दिया था। अब 7वां टॉपिक है 7th यूनिट 7वां अध्याय भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।